करनाल पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रेस वार्ता में पुंछ में हुए आतंकी हमले में शहीद सैनिकों को दी श्रद्धांजलि। कहा, हमारी सेना आतंकवादियों को देगी मुंहतोड़ जवाब। पच्चीस मई को हरियाणा में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन भरने का सिलसिला जारी। भिवानी महेंद्रगढ़ से चौधरी धर्मवीर, सोनीपत व सिरसा से इनेलो प्रत्याशियों ने भरे नामांकन। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने प्रदेश के लोगों से लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक मतदान करने की अपील की। कहा, प्रदेश भर में करीब 20,000 मतदान केंद्रों पर होगा मतदान। और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में आयोजित 4 दिवसीय कला उत्सव कार्यशाला का आज अंतिम दिन। चित्रकला के राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार ले रहे हैं हिस्सा। नमस्कार, मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में अब मतदान के लिए 1 महीने से भी कम का समय रह गया है। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं तापमान के साथ बढ़ रही देश व प्रदेश की चुनावी हलचल पर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज करनाल स्थित भाजपा कार्यालय कर्ण कमल में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पुंछ में हुए आतंकी हमले में शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि हमारी सेना उन्हें मुंहतोड़ जवाब देगी। एक अन्य सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि नामांकन की सभी तैयारियां पूरी हैं और कल नामांकन भरा जाएगा। कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह और जनता हमारे साथ है क्योंकि हमने जनहित में बहुत कार्य किए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राज में लोगों का शोषण होता था, जबकि डबल इंजन की हमारी सरकार ने लोगों के लिए अनेक योजनाओं को शुरू किया। मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से आतंकवाद के ऊपर मजबूत प्रहार किया गया है और उसको दबाया गया है, उसकी इस प्रकार की घटनाएं उसकी बौखलाहट का ये परिणाम है। परंतु आतंकवाद से किसी भी स्थिति में वो नरम रुख नहीं रहेगा। उसका मुंह तोड़ जवाब देने का काम हमारे सेना के नौजवान करेंगे। पहली बार है कि हमारी सरकार गांव गांव जा करके, वार्ड वार्ड जा करके विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से जिस प्रकार से गरीब व्यक्ति तक पहुंची है और हमारी सरकार की जो डिलीवरी है वो अंतिम व्यक्ति तक, उसके घर तक पहुंचाने का जो सिस्टम बना है, उसका एक बड़ा लाभ आम जन को मिल रहा है। इस दौरान उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री और करनाल लोकसभा प्रत्याशी मनोहर लाल को उनके जन्मदिन की बधाई दी और कहा कि मनोहर लाल ने हरियाणा एक हरियाणवी एक का नारा ही नहीं दिया बल्कि उस पर काम भी करके दिखाया। उन्होंने बिना भेदभाव के समस्त प्रदेश में एक समान विकास कार्य कराए जो एक मिसाल हैं। उनके नेतृत्व में बनी सभी विकास योजनाओं का लाभ लंबे समय तक प्रदेशवासियों को मिलता रहेगा। उनके जन्मदिवस के अवसर के ऊपर मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ और उनकी जो कुशल सोच थी, हरियाणा के अंदर जिस प्रकार का काम उन्होंने किया, हरियाणा एक हरियाणवी एक, ये खाली शब्द नहीं था। इसके पीछे हरियाणा का समान रूप से विकास, हरियाणा का समान रूप से सम्मान, हरियाणा का समान रूप से आगे बढ़ाना, उनकी सोच ये दर्शाती है। और आने वाले समय के अंदर जिस प्रकार की नीति योजनाएं बनी है, उनके नेतृत्व में हरियाणा में लंबे समय तक लोगों को उसका लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल सोनीपत के खरखोदा में आयोजित विजय संकल्प रैली में शिरकत की। इस दौरान सोनीपत से भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी मोहनलाल बड़ौली व भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओपी धनखड़ भी मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश को नई पहचान मिली है। देश सशक्त और मजबूत होकर एक नया भारत बना है। देश के कोने कोने में भाजपा को जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। लोगों ने एक बार फिर से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री
बनाने का मन बना लिया है। भाजपा 400 पार के जादुई आंकड़े को छूने जा रही है। उन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस के लोग झूठ बोलकर लोगों को बहकाकर वोट हासिल करना चाहते हैं, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं को न केवल उनके झूठ से बचना है बल्कि दूसरे लोगों को भी बचाना है। मैं पूरे प्रदेश के अंदर घूम रहा हूं और अन्य राज्यों के अंदर भी जाने का मुझे मौका मिल रहा है। भाइयों, जहां पर भी जाता हूं, जो उत्साह, जो जोश लोगों का देखने को बनता है। भाइयों, एक ही बात लोग बोलते हैं कि अब की बार नरेंद्र मोदी जी 400 पार सीटें लेकर के तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। भाइयों, क्यों न बोले? ये 10 वर्ष का कार्यकाल अगर दूसरी तरफ हम देखें, 55 वर्ष का, 60 वर्ष का कार्यकाल, भाइयों अगर उसका अंतर हम देखें, एक जमीन आसमान का अंतर हमें नजर आता है। नरेंद्र मोदी जी ने इन 10 वर्षों में हर वर्ग के लिए काम किया है। वहीं इस मौके पर सोनीपत लोकसभा से भाजपा उम्मीदवार मोहनलाल बडोली व पार्टी के राष्ट्रीय सचिव ने कहा कि लोगों को भाजपा के विकास कार्यों पर इतना विश्वास है कि वह अब किसी के बहकावे में आने वाले नहीं हैं। भाजपा के शासनकाल में विकास कार्य पूरी गति से हो रहे हैं और इसलिए आज पूरा देश अब की बार 400 पार का नारा लगा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी लोगों को अपने झांसे में लेने का काम करेंगे, लेकिन लोगों को उनके बहकावे में नहीं आना है। यह चुनाव देश के निर्माण और देश को विश्व गुरु बनाने का चुनाव है। देश को आज़ादी के 75 साल बाद राम मंदिर मिल पाया। वहीं ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने किसानों के मसीहा सर छोटू राम का सम्मान किया। प्रधानमंत्री मोदी सांपला में आए और छोटू राम की प्रतिमा लोगों को समर्पित की। उन्होंने दिल्ली में बने वार मेमोरियल का जिक्र करते हुए कहा कि आज इस वार मेमोरियल में देश के हर शहीद का नाम लिखा हुआ है और यह पहली सरकार है जिसने देश के शहीदों को सम्मान देने का काम किया है। आज पूरे देश में वातावरण बना कि अब की बार 400 पार, ये नारा एक बार सब लगाएंगे, अब की बार 400 पार। तो जो भगवान श्री राम का मंदिर जो 500 वर्षों से दोनों पक्षों की शक्ति से सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो समाधान का रास्ता निकाला और भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को की, ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो राम राम आपके लिए भेजी है, एक बार वो राम राम आप स्वीकार करेंगे। जब मैं छोटू राम जी को माला पहना रहा था, हमारे किसानों के मसीहा, गरीबों के मसीहा, तो मुझे याद आ रहा था सांपला, गढ़ी सांपला में जब प्रधानमंत्री जी आए थे और चौधरी छोटू राम जी की मूर्ति का अनावरण करने के लिए नरेंद्र मोदी आए थे। प्रधानमंत्री देश में पहले भी थे, राज पहले भी था, लेकिन कोई भारत का पहला प्रधानमंत्री चौधरी छोटू राम का आदर करने आया तो नरेंद्र मोदी अपनी धरती पर आए। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी चौधरी धर्मवीर सिंह ने कल नारनौल स्थित जिला सचिवालय में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान राज्य मंत्री डॉक्टर अभय सिंह यादव, भाजपा नेता रामविलास शर्मा, ओम प्रकाश यादव व सीताराम यादव भी मौजूद रहे। नामांकन दाखिल करने के बाद चौधरी धर्मवीर सिंह ने नारनौल में आयोजित एक विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन में भी शिरकत की। पत्रकारों से बातचीत में धर्मवीर सिंह ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अनेक विकास हुए हैं। हरियाणा में भी भाजपा सरकार ने अनगिनत विकास कार्य करवाए। आज दक्षिणी हरियाणा की सूरत बदल चुकी है। यहां पर चिकित्सा व्यवस्था से लेकर नेशनल हाईवे तक का निर्माण किया गया है। केंद्र सरकार 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन मुहैया करवा रही है। उन्होंने कहा कि अब मेरा लक्ष्य है कि इस क्षेत्र में बड़े उद्योग लगाए जाएं ताकि इस क्षेत्र की बेरोजगारी समाप्त हो सके। उससे पहले भारत का नक्शा, हरियाणा प्रदेश का नक्शा, जहां आप खड़े हैं, यहाँ इस भिवानी महेंद्रगढ़ पार्लियामेंट का नक्शा क्या था, और जब से हरियाणा सरकार बनी है, केंद्र में माननीय मोदी जी बने हैं, आप देखते होंगे न केवल कनेक्टिविटी का बल्कि पानी का भी इतना बेहतरीन तरीका, एक ऐसी शुरुआत कर दी, नहरों को दोबारा बनाना, पंप हाउसेज को दोबारा बनाना, और अगर आप देखोगे हेल्थ का, एजुकेशन का, दूसरी चीज़ों का, तो बहुत ही ज़्यादा अंतर है। हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाना, एम्स का दूसरा एम्स की नींव रखना, ये दर्शाता है कि भारत सरकार
गरीब से गरीब आदमी के लिए, किसान, मजदूर, युवा, महिलाएं, बच्चे, सबका, जहां तक 80 करोड़ आदमियों को मुफ्त अनाज देने की योजना हो, पेंशन जहां केवल 750 की बजाय आज 3000 बना दी हो। इस मौके पर राज्य मंत्री डॉक्टर अभय सिंह यादव ने कहा कि क्षेत्र में जो विकास हुए हैं उनका परिणाम जब मतगणना होगी तब सामने आएंगे, क्योंकि जनता विकास के नाम पर वोट देती है। भाजपा सरकार ने यहां भरपूर विकास कार्य करवाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की इच्छा शक्ति और काम करवाने वाले की नीयत सही होनी चाहिए। विकास कार्य हमेशा होते हैं और जो यहाँ काम हुए हैं उन सारे कामों का परिणाम आपको जब मशीनें खुलेंगी, बैलेट इसकी ईवीएम, आपको स्पष्ट नजर आएगा। और कभी भी झूठा प्रचार करने से कोई नहीं मानती पब्लिक पूरे 5 साल देखती है, बड़ी माइन्यूटली ऑब्जर्व करती है। और मुझे विश्वास है कि हमारे महेंद्र जिले की जो पब्लिक है विकास को वोट देगी। आज चौधरी धर्मवीर का हमने नामांकन दाखिल किया है। इस अवसर पर पूरी बीजेपी, हरियाणा सरकार के मंत्री अभय सिंह यादव हैं, अटेली से विधायक सीताराम यादव हैं, नारनौल से विधायक ओम प्रकाश जी यादव हैं, पूरी भाजपा आज अभी आप जनसभा में देखेंगे 2024 का हो गया मुहूर्त है। अगले 5 साल नरेंद्र भाई मोदी की बहुत जरूरत है। सोनीपत में कल इनेलो के लोकसभा प्रत्याशी अनूप दहिया ने पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष रामपाल माजरा की मौजूदगी में नामांकन भरा। नामांकन भरने के उपरांत अनूप ने कहा कि वे 70 से ज्यादा गांवों में जनसंपर्क कर चुके हैं। उन्होंने दावा किया कि इनेलो पार्टी की प्रदेश की सभी 10 राज्यसभा सीटों पर जीत हासिल करेगी। इनेलो के महासचिव अभय सिंह चौटाला ने हमेशा लोगों के हितों के मुद्दे उठाए हैं। वहीं उन्होंने नशे की समस्या पर भाजपा को घेरते हुए कहा कि अगर सरकार नशे को रोकना चाहे तो रोक सकती है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर भी तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस अपने अंतर्कलह में उलझी रहती है। अभय सिंह एक ऐसे एमएलए थे, एक ऐसे विधायक थे जो 90 विधायकों में से किसान और मजदूर के दुख को देखकर उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। तो तब कांग्रेस वाले कहाँ जा रहे थे? अगर वो किसान हितैषी, मजदूर हितैषी बने हैं, उस टाइम उन्होंने इस्तीफा देने क्यों नहीं अपना सोचा? उस टाइम देते तो हम ये मानते भाई ये किसान के हितैषी हैं। चौधरी अभय सिंह चौटाला केवल अकेले एकमात्र विधायक जिन्होंने अपना कैरियर दांव पर लगा दिया। तो क्या जनता उनको धोखा थोड़ा देगी? जनता उनका साथ देगी और साथ देगा, उनको कामयाब करके 10 सीट उनकी जोड़ी में। वहीं इस मौके पर इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष से रामपाल माजरा ने कहा कि इनेलो की लोकसभा चुनाव के लिए जोरदार तैयारी है। रामपाल माजरा ने कहा कि कांग्रेस के नेता आपस में लड़ते रहते हैं। वहीं भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी खुद को देश की सबसे बड़ी पार्टी बताती है, लेकिन कांग्रेस से 6 प्रत्याशी उधार लेकर मैदान में उतारे हैं। भाजपा पिछले विधानसभा चुनाव में भी 75 पार का नारा दे रही थी, लेकिन 40 सीटें मुश्किल से जीत पाई। भाजपा ने फसलों की एमएसपी के लिए कुछ नहीं किया, इसलिए भाजपा व जजपा के नेताओं का किसान लगातार विरोध कर रही है। बीजेपी जेजेपी वाले यहाँ पे शराब घोटाला कर रहे थे, धान घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, बारदाना घोटाला, पेपर लीक घोटाला। उन्हें हरियाणा प्रदेश के लोगों को लूटने का काम किया, जिसकी वजह से ये रिपोर्ट पहुँच गई केंद्र सरकार पे कि इस मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कोई सीट, कोई वोट नहीं मिलेगी हरियाणा की। तो इसलिए इसको जन विरोधी फैसले लेने के लिए और सत्ता विरोधी लहर से बचने के लिए मुख्यमंत्री को बदला और गठबंधन भी तोड़ दिया। छठे चरण में 25 मई को हरियाणा में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी है। कल सिरसा सीट पर 6 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। इनमें इनेलो उम्मीदवार संदीप लौट ने पार्टी महासचिव अभय चौटाला की उपस्थिति में दोपहर में अपना नामांकन भरा। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में अभय चौटाला ने दावा किया कि 4 जून को जब चुनाव के नतीजे आएंगे तब सबसे ज्यादा इनेलो के उम्मीदवार जीत हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि वे झूठे दावे नहीं करते हैं। आज नामांकन में इनेलो कार्यकर्ताओं की भीड़ से इसका अंदाजा लगा सकते हैं, जबकि दूसरी पार्टियों के नामांकन में बाहर से लोग आए थे। अभय ने कहा कि 7 मई से इनेलो का प्रचार शुरू होगा और 20 मई को सिरसा में एक बड़ा जलसा किया जाएगा। इनेलो के साथ 4 पार्टियों का गठबंधन हुआ है। सभी पार्टियां इनेलो के पक्ष में वोटिंग की अपील करेंगी। उन्होंने कहा कि भाजपा के सभी चौक चौराहों पर बोर्ड लगाकर नियमों की अवहेलना की है। वह जल्द ही चुनाव आयोग को लिखित में इसकी शिकायत देंगे।
जब नतीजे आएंगे 4 तारीख को, मैक्सिमम सीट जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जीतेगी। मैं औरों की तरह झूठे दावे तो नहीं करता कि 10 की 10 जीतेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा सीट इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जीतेगी। बाकियों ने नॉमिनेशन जिन्होंने फाइल किए सबके बाहर से लाए हुए लोग थे। 7 से लेकर के 8 दिन, मतलब 15 तारीख तक, 14 तारीख तक हमारा ये पूरा प्रचार बहुत बम्पर तरीके से हम इसको चलाएंगे। बीजेपी ने आज जो है, मतलब देखा जाए तो सरकारी साधनों का दुरुपयोग है ये। जिस तरीके से आज उन्होंने जगह जगह अपने होल्डिंग लगाई, जो सरकारी संस्थाओं पे लगाई, और अब उसको उतारने का काम कर रहे हैं। हमारे पास वीडियोज़ हैं उसकी। इलेक्शन कमीशन को कंप्लेंट करेंगे, उनको कहेंगे कि इनके खिलाफ सख्त एक्शन लें। जजपा प्रत्याशी देवेंद्र कादयान ने कल करनाल लोकसभा से अपना नामांकन भरा। वे जजपा नेता दिग्विजय सिंह चौटाला के साथ लघु सचिवालय पहुंचे और रिटर्निंग अधिकारी के पास जाकर अपना नामांकन दाखिल किया। उन्होंने कहा कि इस बार करनाल में बदलाव होगा और वे भारी बहुमत से यहां जीत दर्ज करेंगे। देवेंद्र कादयान ने कहा कि यहां से पहले भी बड़े बड़े लोगों ने चुनाव लड़ा है और जनता ने उनका घमंड तोड़ने का काम किया है। पार्टी नेता दिग्विजय चौटाला ने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा ने मनोहर लाल के साथ मिलकर अपने बेटे को जिताने के लिए एक डमी कैंडिडेट को उतारा है, जबकि हमने लोगों की मांग पर देवेंद्र कादयान जैसे मजबूत उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। वे यहां से जीत दर्ज कर लोगों की आवाज बनेंगे। मैं समझता हूँ इस करनाल जो क्षेत्र है, जिला है लोकसभा का, यहाँ बड़े बड़े मुख्यमंत्री पहले भी आए हैं और जो कहते हैं ना कि घमंड जिसको हो जाता है, घमंड जो है करनाल की जनता ने चौधरी भजनलाल का भी तोड़ने का काम किया था। और इसी तरीके से जो है जनता जो है आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी को भी जो है इनका भी घमंड जो है चकनाचूर करेगी ये करनाल लोकसभा की जनता। कांग्रेस हुड्डा ने मनोहर लाल जी के साथ मिलकर के एक ऐसा षड्यंत्र रच दिया, अपने बेटे को जिताने के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, डमी कैंडिडेट को उतारा। और इसके उपरांत लोगों का जो गुस्सा था वो इतना ज़्यादा कांग्रेस के खिलाफ आज है। हमारी पार्टी के कैंडिडेट की तो लोगों ने ही डिमांड की। वहीं बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी इंद्रजीत सिंह ने भी कल करनाल लोकसभा से दलबल के साथ अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इससे पूर्व उन्होंने शहर में रोड शो निकालकर अपनी ताकत दिखाई। नामांकन के बाद प्रेस वार्ता में इंद्रजीत सिंह ने कहा कि लोग भाजपा सरकार से तंग आ चुके हैं और अब बदलाव चाहते हैं। उन्होंने कहा कि बसपा अपने बलबूते पर करनाल लोकसभा सीट पर जीत दर्ज करेगी। संसद में पहुंचकर वे क्षेत्र की समस्याओं की आवाज उठाएंगे और उन्हें हल करने का प्रयास करेंगे। बसपा प्रत्याशी ने कहा कि भाजपा सरकार ने किसानों और आम जनता पर जो अत्याचार किए हैं उसका बदला वह चुनाव में लेगी। कांग्रेस पार्टी गुटबाजी का शिकार है, इसलिए अब की बार बसपा की स्थिति सबसे मजबूत है। 9.5 साल उन्होंने पब्लिक को दुख ही दिया है, तो जिसका आपने रिजल्ट भी देखा होगा। जब इन्होंने अभी खट्टर साहब ने गांव के प्रोग्राम रखे थे, तो जितने इन्होंने प्रोग्राम रखे थे उसमें से आधे इनको मौके पे कैंसिल करने पड़े, क्योंकि लोगों ने इनको गांव में घुसने ही नहीं दिया, गाड़ी से नीचे नहीं उतरने दिया। इसलिए खट्टर साहब के सामने इलेक्शन लड़ना मेरे ख्याल आम आदमी भी लड़े तो कोई चिंता वाली बात नहीं, क्योंकि लोग खट्टर साहब को नकार चुके हैं। 9.5 सालों में इन्होंने लोगों की सुध नहीं ली थी। जैसा इन्होंने बोया था वैसा इनको काटना पड़ रहा है, तो गांव में इनको कोई घुसने नहीं दिया। लोकसभा के मुद्दे जननायक जनता पार्टी के हिसार की बरवाला विधानसभा सीट से विधायक जोगीराम सिहाग ने भाजपा को समर्थन देने की घोषणा की है। उन्होंने हिसार में कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर अपील की है कि वे हिसार से भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी रंजीत चौटाला के लिए प्रचार करें। उन्होंने कहा कि देश सबसे बड़ा है और उसके आगे पार्टियां छोटी हो जाती हैं, इसलिए देश हित में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपना वोट रंजीत चौटाला के पक्ष में वोट करें। हालांकि उन्होंने अभी जजपा से त्यागपत्र नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि देश हित के लिए भाजपा प्रत्याशी का समर्थन कर रहे हैं। जजपा पर हमला बोलते हुए जोगीराम ने कहा कि जेजेपी एक परिवार की पार्टी बन गई है और पार्टी में उनकी लगातार अनदेखी की जा रही है। उन्होंने जजपा के कई बड़े कार्यक्रमों से दूर रखा गया है। आज 25 मई के चुनाव को देखते हुए उसी कड़ी में फैसला करना था। आज हम सब ने मिलकर आपस में ये फैसला किया कि
इस देश को आगे बढ़ाने के लिए पार्टी से पहले देश, उस विषय पर विचार करते हुए चौधरी रणजीत सिंह को, जो भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे हैं, उनको समर्थन करने का निर्णय। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो इस देश को आगे बढ़ाने का जो कार्य कर रहे हैं, उनके कार्य प्रणाली को देख के ये फैसला किया। फिलहाल हमारा सिर्फ यही फैसला है कि इस चुनाव में हम जो है चौधरी रणजीत सिंह का तन मन धन से समर्थन करें। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने प्रदेश के लोगों से अपील की है कि वे 25 मई को लोकसभा 2024 के आम चुनाव में अधिक से अधिक मतदान करें। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हर वोट का महत्व होता है, इसलिए प्रत्येक मतदाता का यह कर्तव्य बनता है कि वे एक दिन देश के नाम अवश्य करे। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 10,363 स्थानों पर 19,812 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिनमें से 13,588 ग्रामीण क्षेत्र में और 6,224 शहरी क्षेत्र के पोलिंग बूथ शामिल हैं। शहरों में 2400 स्थानों पर तथा गांव में 7,963 स्थानों पर पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि हरियाणा में 2,41,353 पंजीकृत मतदाता हैं, जिनमें से 1,06,34,532 पुरुष, 94,06,357 महिला तथा 464 ट्रांसजेंडर मतदाता हैं। उन्होंने सभी मतदाताओं से आह्वान किया कि 25 मई के दिन मतदान करके चुनाव का पर्व, देश का गर्व के अभियान को सार्थक बनाएं। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के युवा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम विभाग की ओर से 4 दिवसीय कला उत्सव 2024 कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। 2 मई से शुरू हुई इस कार्यशाला में चित्रकला के राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विशेषज्ञ कलाकार हिस्सा ले रहे हैं। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के ललित कला विभाग के शिक्षक और कला उत्सव के आयोजन सचिव डॉक्टर गुरचरण सिंह ने बताया कि कला उत्सव की शुरुआत 2022 में की गई थी। इस बार भी इस 4 दिवसीय कला उत्सव कार्यशाला में देश के 10 प्रख्यात कलाकार हमारे छात्रों को चित्रकला की बारीकियां सिखा रहे हैं। कलाकारों को बुलाया था और इस वर्ष में भी इसी प्रकार से कलाकारों को आमंत्रित किया गया है जो कला की भिन्न भिन्न विधाओं में कार्यरत हैं एवं कार्य कर रहे हैं। और इनकी जो कलाकृतियाँ हैं वो हमारे कला प्रेमियों के लिए, कला छात्र छात्राओं के लिए बहुत लाभप्रद होंगी। और इस प्रकार के कार्यक्रमों से न कि प्रदेश में एवं की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चाएं होती हैं, तो उससे हमारे कला जगत को नई दिशा एवं दशा भी मिलती है। इसमें मूल रूप से ऐसे कलाकार हैं, हिमाचल से हैं, बंगाल से हैं, आपके महाराष्ट्र से हैं, उड़ीसा से हैं और दिल्ली गुड़गांव से। ऐसे कलाकार यहाँ पर आकर के हमारे जो युवा छात्र हैं उनसे इंटरेक्शन कर रहे हैं और एक बिल्कुल आप देख रहे हैं कि पूरा जो माहौल है, कार्यशाला का माहौल है और हमारे बच्चों के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध हो रहा है। भगवान श्री रामलला का प्रारूप तैयार करने वाले बनारस से आए डॉक्टर सुनील विश्वकर्मा ने कहा कि कलाकार अपनी कला के जरिए समाज को एक नई दिशा प्रदान करता है। इस कार्यशाला में बनाई गई कलाकृतियां भी समाज को सार्थक संदेश देने का कार्य करेंगी। दिल्ली से आए डॉक्टर लक्ष्मण प्रसाद ने कहा कि इस कार्यशाला के माध्यम से युवा कलाकारों को कला से संबंधित अनेक सूक्ष्म पहलुओं को सीखने व जानने का अवसर मिलेगा। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के डीन और चित्रकला विशेषज्ञ प्रोफेसर हिम चटर्जी ने कहा कि इस कार्यशाला में देश भर से आए नामी कलाकार चित्रकला की अनेक विधाओं को प्रस्तुत कर रहे हैं। हमें कला उत्सव में एक छोटे भारत के दर्शन हो रहे हैं। सौभाग्य के कारण रामलला का प्रारूप बनाने का भी अवसर ईश्वर ने प्रदान किया। इसके लिए मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ और यहाँ पे यूनिवर्सिटी ने मुझे सम्मानित किया बुला करके। और एक कलाकार का जो धर्म होता है अपने कला से समाज को एक नई दिशा देना, समाज के सौंदर्य बोध को उत्कृष्ट करना, ये कलाकार के धर्म के नाते मैं प्रयास करूँगा कि अपने कृतियों में ये सब मैं दिखाऊँ। आज मुझे खुशी है कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने भारत के 10 कलाकारों को यहाँ पर एक ही छत के नीचे अलग अलग विधाओं में काम करते हुए बुलाया है और सबको देखना, सबके से बात करना, ऐसा लगता है कि एक छोटा भारत कुछ दिनों के लिए आपस में सिमट गए हैं। जम्मू कश्मीर के पूंछ जिले में वायुसेना के काफिले पर कल हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना वहां तलाशी अभियान चला रही है। डीआईजी, एसएसपी और जीओसी ने समेत अन्य अधिकारी क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति की भी निगरानी कर रहे हैं। सुरक्षा बलों ने पूंछ के कई इलाकों में लेग मार्च भी निकाला। पूंछ जिले में शाह सितारा के पास आतंकवादियों ने वायुसेना के काफिले पर हमला कर दिया था।
इसमें आतंकवादियों के साथ गोलीबारी भी वायुसेना का एक जवान शहीद हो गया और 4 जवान घायल हो गए। रेवाड़ी जिले के किसानों का धीरे धीरे परंपरागत खेती को छोड़कर बागवानी की तरफ रुझान बढ़ रहा है। जिले में काफी किसान गेहूं व सरसों की खेती को छोड़कर अपने खेतों में मशरूम व अन्य फलों के बाग लगा रहे हैं। महिला किसान भी इसके लिए आगे आने लगी हैं। बागवानी खेती से किसानों को परंपरागत खेती की बजाय अधिक आमदनी हो रही है। बागवानी में पानी की बहुत कम खपत होती है और लागत भी कम आती है। विभाग द्वारा बागवानी पर अनुदान भी दिया जाता है। गांव घासेड़ा निवासी महिला किसान दीपिका यादव ने बताया कि खेती में बदलाव समय की मांग है। किसानों को अब परंपरागत खेती की जगह बागवानी खेती करनी चाहिए। सरकार पहले लाइट नहीं होती थी गांव में। सरकार की जगमग योजना के तहत जब से बिजली रहने लगी तो हमने ये मशरूम का फार्म खोला। मैंने सोचा कि क्यों ना गांव की महिलाओं को रोजगार दिया जाए, तो इस फार्म से 8 से 10 महिलाओं को रोज डेली हम रोजगार दे पाते हैं। ये हमारा फार्म 4 टन की कैपेसिटी का है। सालाना 40 टन मशरूम इसमें हो जाती है। और सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। सरकार ने हमें इस पर 8 लाख की सब्सिडी दी है। वहीं महिला श्रमिकों ने बताया कि गांव में मशरूम का बाग लगने से उन्हें भी काफी लाभ मिला है। पहले उन्हें खेतों में कुछ ही दिन रोजगार मिलता था, लेकिन उन्हें साल भर रोजगार मिल रहा है। इससे उनका गुजारा आसानी से हो रहा है और उनके परिवारों में काफी समृद्धि आई है। सर काम ही नहीं था कुछ भी। जब ये काम दीपिका मैडम ने खोला है तो हमें अच्छा लग रहा है। यो हमारे घर वाले भी खुश, हम भी खुश। रोजगार अच्छा चल रहा है हमारा। देख रहा है बच्चों भी प्राइवेट में जाने लग गए और हम भी खुश हैं। सरकार को यही कहने जाएंगे सर आपके नाम से और बढ़ाए और के नाम ऐसे काम चलता है। हमारी दीपिका ने मशरूम का फार्म खोला जी। यहाँ हमारे गांव में पहले बिजली की भी बहुत समस्या होती थी। इससे बिजली की समस्या भी ठीक हो गई और अब अच्छे से हमारे मशरूम फार्म चल रहा है। और सरकार को हम बार बार धन्यवाद करते हैं कि हमारे काम आगे और अच्छे से बढ़े। हम गांव में पहले कुछ भी काम नहीं था, लावणी वाणी करके आते थे। ये दीपिका ने काम खोला यहाँ पे, जब हमको काम मिला यहाँ पे। कभी कभी काम रहा था, पहले कभी कभी काम जाते थे, अब हम रोज काम करते हैं। हाँ अच्छे से चल जाता है खर्चा हमारा जी। फार्म खुला, परिवार वाले भी खुश हैं, हम भी खुश हैं। उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने 10 मई से शुरू होने वाली 4 धाम यात्रा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने की बात कही है। उन्होंने यात्रियों से विशेष आग्रह किया है कि पर्वतीय रास्तों पर यात्रा करने वाले चालकों को ही 4 धाम के लिए साथ लेकर आएं। जिस तरह से अलग अलग धाम में भीड़ आने का अनुमान है, उसी अनुपात में हम लोग पुलिस बल की वहाँ पे तैनाती कर रहे हैं। सबसे बड़ी जो समस्या हमारे सामने आती है कि जो अधिकांश यात्री और वाहन बाहर से आते हैं उनको हिल ड्राइविंग का अनुभव नहीं होता। तो उसकी रोकथाम के लिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने चेक पॉइंट्स बनाए हैं और हिल ड्राइविंग का टेस्ट लेके वो गाड़ियों को आगे भेजने का प्रावधान है। लेकिन निश्चित रूप से गाड़ियों की संख्या इतनी रहती है कि हर एक का इस तरह से टेस्ट कर पाना ऋषिकेश में या जो हमारे एंट्री पॉइंट्स है वहाँ पे संभव नहीं है। तो इसमें मैं ज़रूर सभी तीर्थयात्रियों से अपील करूंगा जो अपने निजी वाहनों से आ रहे हैं या बसें चार्टर करके आ रहे हैं या टेम्पो ट्रैवलर्स के माध्यम से आ रहे हैं कि वो ड्राइवर हिल्स में गाड़ी चलाने के लिए सक्षम है या नहीं, उसको उस बात की ट्रेनिंग है या नहीं। महिलाओं में बढ़ते हृदय रोग के कारण और इसकी संभावनाओं के बारे में पीजीआई चंडीगढ़ की हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीलम दहिया ने एक वर्कशॉप के कई महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की। शहर के एक होटल में आयोजित वर्कशॉप में डॉक्टर नीलम ने बताया कि आज के जीवन में तनाव, अनुचित खानपान और जीवन शैली से हृदय रोग का खतरा बढ़ा है। उन्होंने बताया कि मेरे पीजीआई में पिछले कुछ सालों के अनुभव के आधार पर 44% महिलाएं मोटापे का शिकार पाई गई, यानी चंडीगढ़ की हर दूसरी महिला मोटापे का शिकार है और यह उन्हें दिल से जुड़ी गंभीर बीमारियों की चपेट में ला रहा है। ओबेसिटी के साथ साथ और भी चीज़ें आती हैं, जैसे हाइपरटेंशन है और हार्ट फेलियर है और ब्लड क्लॉटिंग, ये सब की चीज़ें आती हैं। और महिलाओं में हार्ट डिजीज़ जो है वो सबसे कॉमन कारण है मृत्यु का। और अगर एक महिला को हार्ट डिजीज़ होता है या जिसको हम कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ बोलते हैं, उस महिला का प्रोग्नोसिस या जो है आगे का संभावनाएं वो एक पुरुष की बजाय काफ़ी ख़राब होती हैं। तो उसको हम जो प्रोग्नोसिस कहते हैं, कोई भी महिला अगर हार्ट अटैक के साथ आती है, उस महिला की जो मृत्यु दर है वो 50% ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू कंटेम्प्रेरी एज मेल।
वर्कशॉप में 125 महिलाओं को बुलाया गया ताकि उन्हें जागरूक कर हेल्थ प्रमोटर व हेल्थ एम्बेसडर बनाकर औरों को भी जागरूक किया जा सके। इस दौरान डिपार्टमेंट ऑफ इंडोक्राइनोलॉजी की डॉक्टर रमा वालिया ने बताया कि गृहिणियों को 24 घंटे में कम से कम 40 मिनट फिजिकल एक्टिविटी के लिए निकालने होंगे। उन्होंने महिलाओं को ज़्यादा पानी पीने और खाना खाने से पहले सलाद खाने की सलाह दी। वर्कशॉप में महिलाओं को टाइम मैनेजमेंट के बारे में भी बताया गया। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।